दोस्तों स्वागत है आपको SMPS पावर सप्लाई रिपेयरिंग के और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको SMPS पावर सप्लाई रिपेयरिंग का सारी जानकारी देने वाला हूं और ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएंगे क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको SMPS पावर सप्लाई के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है सारे कंपोनेंट्स का जानकारी आपको एक एक करके देने वाला हूँ और सारे कंपोनेंट्स का काम क्या होता है। अगर इस पावर सप्लाई के अंदर कोई भी सिंगल कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएंगे तो उसके पीछे क्या कारण है और जो कंपोनेंट्स ख़राब हुआ है उसके वजह से हमें कौन कौन और किस टाइप का प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे एक पावर सप्लाई के अंदर। तो ये वीडियो एक कोर्स टाइप का होने वाला है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और आपको कोई दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SMPS पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये जो पावर सप्लाई आपके सामने रखा हुआ है ये पावर सप्लाई एक सैमसंग टीवी के अंदर से मैंने निकाला हूँ जो कि ख़राब कंडीशन में है। इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये डेड कंडीशन में है और इस डेड कंडीशन को भी इसी वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली रिपेयर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी हमें किस किस टाइप से प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि एक पावर सप्लाई का काम करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा SMPS पावर सप्लाई है इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। दो पार्ट क्या होता है, एक तो SMPS पावर सप्लाई सेक्शन और एक होता है बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और पावर सप्लाई सेक्शन जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है हमारा प्राइमरी सेक्शन, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है कि दोस्तों हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं 230 वोल्ट AC हाई सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी AC सिग्नल देता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी पर तो वो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो EMC फिल्टर है इसके अंदर से होते हुए इस कैपेसिटर में आता है। जब इस कैपेसिटर के अंदर हमारा ये फ्रीक्वेंसी या सिग्नल आते हैं ये DC सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर आते आते हमारा जो वोल्टेज है वो 300 वोल्टेज के आसपास हो जाएंगे और वो DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जब DC वोल्टेज हमारे इस स्विचिंग मॉसफेट या स्विचिंग ट्रांजिस्टर के अंदर आएंगे और इस ट्रांजिस्टर के अंदर स्विचिंग करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक PWIC देखने को मिलता है जिसका काम होता है पल्स जनरेट करना। और इस पल्स के वजह से इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट से जो भी सिग्नल आउटपुट होती है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। वो डिजिटल सिग्नल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट में डिजिटल हाई सिग्नल देखने को मिलता है वो क्या होता है कि इस चॉपर ट्रांसफार्मर की मदद से यहाँ से हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यहाँ पे लो वोल्टेज कर दिया जाता है। और ये जो लो वोल्टेज होता है ये AC डिजिटल सिग्नल में होती है और उस AC डिजिटल सिग्नल को प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा फास्ट रिकवरी का शॉर्टकी डायोड लगाया जाता है जो कि इसका काम ही होता है कि जो हमारा डिजिटल AC सिग्नल होता है उस डिजिटल AC सिग्नल को प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका शॉर्टकी डायोड उसके साथ साथ कैपेसिटर लगाया जाता है। किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पे एक कॉइल भी लगा होता है और उस कॉइल का काम होता है कि हमारा जो AC सिग्नल होती है डिजिटल AC सिग्नल उसको प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही मदद करती है। उसके बाद क्या होता है कि हमें जो भी आउटपुट में वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से स्टेप डाउन करके वोल्टेज को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जिसका काम ही होता है कि हमारे अकॉर्डिंग ये जो आउटपुट में वोल्टेज निकाले, चाहे वो 13 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो या 19 वोल्ट हो, उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग से रजिस्टर और कैपेसिटर लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है इस सेक्शन का काम अलग है क्योंकि ये हमारा बैकलाइट को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे जब आउटपुट हो जाती है उस वोल्टेज को हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट दिया जाता है और इस 12 वोल्ट का काम होता है कि हमारा इस बैकलाइट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे जो दो एक मॉसफेट और एक IC लगा हुआ है ये तो हमारा बैकलाइट ड्राइविंग IC और ये हमारा वोल्टेज के लिए एक मॉसफेट दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस हमारा इस पावर सप्लाई सेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर हो तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर से आपको बहुत ही अच्छे से ट्रैकिंग करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मैं पर्सनली जब भी कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करता हूँ उस समय मैं अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पर सेट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भी होते हैं कि वो ओम रेंज पर सेट करके वो जो चेकिंग करता है, लेकिन मैं
कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करके चेकिंग करता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको सेट करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज को सेट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट्स खराब हुआ है। देखिए, अगर जब भी कोई भी आप पावर सप्लाई को रिपेयर करने जाओगे, सबसे पहले जो आपको टेस्ट और मेजरमेंट करना होगा वो है यहाँ पे एसी सिग्नल इनपुट के लिए जो पॉइंट दिया गया है, जो जैक दिया गया है, इसको हम सॉर्टिंग चेक करेंगे। इसके लिए ये दो प्रोब को हम चेक करेंगे। अगर आपस में बीप साउंड आएंगे तो ये हमारा सॉर्टिंग दिखाएगा। चलिए इसको सेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनपुट सेक्शन है इसके अंदर कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद हम अगला जो पोर्शन है कि इसके अंदर पावर सप्लाई देने के बाद कहाँ से होते हुए हमारा जो सप्लाई है वो गुजरती है, सिग्नल है जाती है आगे की तरफ, वो हम चेक करने के लिए एक बार पीछे की साइड देखेंगे। तो पीछे की साइड आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा एसी सप्लाई इनपुट होती है। उसके बाद जो ईएमसी फिल्टर के अंदर होते हुए यहाँ पे हमारा देख सकते हो ईएमसी फिल्टर का यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इस ब्रिज रेक्टिफायर के होते हुए हमारा इस मेन फिल्टर कैपेसिटर में आती है। उसके बाद बाकी जो काम होता है तो हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, तो हम फ्यूज को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने दो साइड में इस मल्टीमीटर को टच करा तो फ्यूज के अंदर से हमें बीप साउंड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा फ्यूज के अंदर बीप साउंड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फ्यूज खराब हो चुका है। तो फ्यूज खराब हुआ है, ये मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्यूज ही खराब हुआ है। हमें अब ये देखना है कि ये जो फ्यूज खराब हुआ है इसके पीछे कारण क्या है। ऐसे में तो ये अपने आप खराब नहीं हो जाएंगे हमारा फ्यूज, तो इसके पीछे भी कारण होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा इसके पीछे जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा फ्यूज बिल्कुल ओपन हो चुका है, कोई भी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एमओवी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ईएमसी फिल्टर के अंदर, यहाँ पे दो कॉइल लगा हुआ है। तो इन सारे चीज़ को एक एक करके हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के तरीका जो क्या है, आपको फॉलो करना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज को। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा कंपोनेंट्स हम चेकिंग करने के समय किस तरीके से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चलिए हम अब चेक करेंगे। फ्यूज तो चेक कर लिए, अब इस एमओवी को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमारा एमओवी के अंदर यहाँ पे 1.0 वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा एमओवी सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए दो कैपेसिटर टाइप का छोटा सा लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर से बीप हमारा आना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सही है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल के अंदर भी हम चेक करेंगे कि बीप साउंड हमें मिलता है या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, इस साइड भी बीप साउंड मिल रहा है, इस साइड भी बीप साउंड मिल रहा है, मतलब ये कॉइल भी सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक लगा हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे, ये भी सही है, कोई भी शॉर्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल को भी चेक कर लेंगे। कॉइल चेक करने का तरीका सेम है, यहाँ पे सही है हमारा कॉइल दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पे फिर एक एमओवी टाइप का लगा हुआ है जो कि डिश टाइप का है, इसको भी हम चेक करेंगे। और ये सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ है मतलब हमें बीप साउंड आना चाहिए, ये भी हमारा सही है। उसके बाद हमारा लगा हुआ है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, और इस ब्रिज रेक्टिफायर भी हम चेक करेंगे। अगर बीप साउंड आएंगे तो ये शॉर्टिंग दिखाएगा, अगर नहीं है तो ये सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आउटपुट सेक्शन है इस ब्रिज रेक्टिफायर का, ये तो शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन इनपुट जो है सही है, हमें इनपुट पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो पोर्शन है दोस्तों, सप्लाई इनपुट से लेकर ईएमसी फिल्टर तक, ये जो सेक्शन है बिल्कुल सही है। हमारा जो गड़बड़ी है इस सेक्शन में गड़बड़ी है। चलिए उसको हम एक एक करके ढूंढते हैं कि हमारा गड़बड़ी कहाँ है। जैसे ही हमने प्लस और माइनस को यहाँ पे टच करके देखा तो यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो कि 100 ओम का शॉर्टिंग, मतलब 0.6 ओम का शॉर्टिंग हमें दिखा रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा ये शॉर्टिंग है। इसको चेक करने के लिए हम आगे की चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसका दो लेग्स को चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 0.4 ओम का फुल शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये फिल्टर कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। अब हमें आगे देखना है कि हमारा क्या ख़राब हुआ है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करता हूँ तो उस समय क्या होता है, ज़्यादातर समय इसके अंदर जो पावर मॉसफेट या पावर ट्रांजिस्टर लगा होता है ये सबसे ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक PWM IC लगा होता है, ये भी हमें ख़राब देखने को मिलता है। तो जब हमें इस कैपेसिटर के इनपुट यानी कि पॉइंट पर हमें शॉर्ट देखने को मिला, तो तभी हमें पता कर लेना है कि हमारा जो शॉर्टिंग है इन दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब हुआ है। सबसे पहले हम इस मॉसफेट को चेक करता हूँ। देखिए तीनों लेग्स को हमने चेक करा, यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है 0.3 ओम्स का। इसका मतलब हमारा ये जो मॉसफेट है ये ख़राब हो चुका है। तो अब हमें इस मॉसफेट को चेक करके मतलब निकाल के चेक करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नया मॉसफेट को लगा के देखेंगे। हालांकि इसके अंदर ये जो मॉसफेट है इसको रिप्लेस करने के बाद भी कहीं कहीं बार ये पावर सप्लाई रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा PWIC भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमको सबसे पहले तो इसको रिप्लेस करके देखेंगे। अगर ये सही हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये सही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये तो IC हमें मार्केट से नहीं मिलेगा, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और हम जो मॉडिफाई करता हूँ पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर करने के लिए, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ 5LO380R। एक STR मिलता है जो कि यूनिवर्सल टाइप का होता है, उसको लगा के हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए अब मैं इस मॉसफेट को बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल के चेक करके देखता हूँ कि आखिर हमारा यही मॉसफेट ख़राब हुआ है या इसके पीछे और भी कोई चीज़ ख़राब हुआ है। ये देखिए हमने इसके अंदर से ये मॉसफेट को निकाला हूँ जो कि 7N65 का लगा हुआ है। तो इसको एक बार चेक करके देखता हूँ कि हमारा यही वाला मॉसफेट ख़राब हुआ है या कोई दूसरा कंपोनेंट्स हमारा ख़राब हुआ है। यहाँ पे देखिए फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब हमें जहाँ जहाँ पर शॉर्टिंग देखने को मिल रहा था, अब मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये शॉर्टिंग हटा है या नहीं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें फुल शॉर्टिंग देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखिए अब हमें कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमें ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है इसका आउटपुट सेक्शन में भी हमें शॉर्टिंग देखने को मिल रहा था, यहाँ से भी शॉर्टिंग हट चुका है। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारा इस मॉसफेट के वजह से ही इस पूरा पावर सप्लाई को डेड कर दिया था। तो अब बारी आते हैं कि हमें क्या इस मॉसफेट को लगाने के बाद ये पावर सप्लाई ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो चांसेस है लगभग आपको पास 20% चांस है कि इसको लगाने के बाद आपका ये पावर सप्लाई ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो 4.5 साल का एक्सपीरियंस है रिपेयरिंग के फील्ड में, तो जब भी ये ख़राब होती है इसके साथ साथ हमारा ये PWM IC भी ख़राब हो जाती है। और ये PWM IC मार्केट से जल्दी से नहीं मिलता है, और इसके अंदर जो नंबर का PWM IC लगा हुआ है ये तो आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अगर पुराना बोर्ड है तो उसके अंदर से निकाल के आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर भी मैं एक बार इसके जगह पे मैं लगा के देखता हूँ ये वाला जो मॉसफेट है जो कि 8N65 का है। तो इसके लगा के एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये पावर सप्लाई रिपेयर होता है या नहीं। ये आपका सब 7 एम्पियर का था और मैं लगाने जा रहा हूँ 8 एम्पियर का। ये चल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर सब 7N60 के जगह 6N65 लगाने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। हमारे पास 8N65 है, तो मैं इसको लगा के एक बार देख लेता हूँ कि हमारे पावर सप्लाई ठीक होता है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से अभी शॉर्टिंग जो है हट चुका है। और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा कि अगर हमारा पावर सप्लाई रेडी हो जाए तो आगे जो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको पता चले कि हमारा जो एक्चुअल जो कोर्स है इस पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने का उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिले।
तो मैं इसके अंदर हमने इस मॉसफेट को रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं पावर सप्लाई दे के देखता हूँ कि हमारा ये पावर सप्लाई सही से काम करता है या नहीं, यानी इसके अंदर जो हमें पावर सप्लाई मिलना चाहिए आउटपुट में 13 वोल्ट, वो 13 वोल्ट मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले एक बार मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा फ्यूज़ ख़राब हुआ था, अभी के लिए मैं इस फ्यूज़ को शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमें जो आउटपुट मिलने को लिए देखने को मिले। बाद में मैं इस फ्यूज़ को चेंज करके नया वाला फ्यूज़ लगा दूँगा। तो यहाँ पर हमने फ्यूज़ को मॉडिफाई कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए अभी हमारा फ्यूज़ से बीप साउंड आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर एसी सप्लाई देता हूँ और इसका आउटपुट चेक करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे सीरीज़ कनेक्शन में, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लाइन दे देंगे यहाँ पे, तो बाकी जो चीज़ है वो जल्दी से ख़राब हो सकती है या ब्लास्ट भी हो सकती है। इसके लिए हम इसके अंदर जो एसी पावर सप्लाई देंगे वो सीरीज कनेक्शन के साथ ही देंगे। तो इसके अंदर एसी सप्लाई दे दिया हूँ और एसी सप्लाई देने के बाद हमें इसके अंदर से कोई भी जो एसी सप्लाई का जो एक एलईडी लगा होता है हाई वाट का, वो ग्लो होने के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा 13 वोल्ट, क्योंकि ये हमारा पावर सप्लाई बनाया गया है आउटपुट के 13 वोल्ट के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें 13 वोल्ट इसका आउटपुट मिलेंगे, 13 वोल्ट। उसके बाद हमें मिलेंगे 13 वोल्ट ही मिलेंगे। तो चलिए चेक करता हूँ यहाँ पे 13 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। 13 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 12.9 वोल्ट वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये पावर सप्लाई सेक्शन अभी रेडी हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। तो मैंने क्या बताया कि दोस्तों कि लगभग 20% चांसेस रहता है कि हमारा ये मॉसफेट चेंज करने के बाद हमारा ये जो पावर सप्लाई है वो रेडी हो जाती है। लेकिन अगर आपका ये जो मॉसफेट हमने चेंज करा हूँ, इस मॉसफेट को चेंज करने के बाद भी आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज देखने को ना मिले, तो आपको ये जो आईसी है इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और सेम नंबर का आईसी अगर ना मिले मार्केट से, तो आपको ये जो 5LO380R है इसको लगा के आपको मॉडिफाई करना होगा। और कैसे मॉडिफाई करा जाता है ये 5LO380R STR को लगा के, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो प्रैक्टिकली डाल के रखा हूँ। मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। और अगर आप इस 5LO380R को खरीदना चाहते हो तो आपको 2 तरीके से आप इसको खरीद सकते हो। पहला तरीका यह है कि आपको इस वीडियो के ऊपर टच करते ही व्यू प्रोडक्ट करके आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो STR है वो खरीदने का लिंक आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको हमारे जो ऑनलाइन स्टोर है www.deepelectronicslabshop.in, वहाँ पर भी आपको यहाँ ये जो मॉसफेट है या STR है वो भी मिल जाएंगे। तो अभी ये जो हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है दोस्तों, ये रेडी हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला मॉसफेट को चेंज करा हूँ, जिसके बाद हमारा ये पावर सप्लाई रेडी हो चुका है। इसके अंदर लगा हुआ था 7 and 65 का, लेकिन मैंने लगाया हूँ 8 and 60। तो ये दोस्तों काम कर जाएंगे, हमारे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहूँ तो अब इसको हमारे टीवी के अंदर लगा के डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स बताऊंगा कि आपको एक एक करके कि कैसे हमारा ये SMPS पावर सप्लाई को रेडी कराया जाता है। तो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। हालांकि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो स्टोर होकर नहीं रहना चाहिए, फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पे स्टोर नहीं है, क्योंकि यह हमारा 100% रिपेयर हो चुका है इसलिए। चलिए आप बारी आते हैं कि दोस्तों हमारा तो ये तो प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट मैंने आपको बताया हूँ। अगर हमें सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट हमें देखने को मिले तो वो कैसे हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ खराब होती है, वो है डायोड। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है ये हमारा शॉर्ट की डायोड होता है। और यहाँ पे शॉर्ट की डायोड के जगह पे आपको डबल डायोड भी लगा हो सकता है। डबल डायोड मतलब आपको ट्रांजिस्टर या मॉसफेट इस तरीके से दिखेंगे, वो कि आउटपुट में लगा होता है। उसके अंदर 2 डायोड को एक साथ जुड़ के एक कॉम्बो बनाया जाता है, जो कि डबल डायोड वो होता है। तो उसके अंदर ये लगा हुआ हो या हमारा डबल डायोड लगा हुआ है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका आउटपुट एक ही होता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर शॉर्टिंग आपको देखने को मिले तो शॉर्टिंग आप कैसे चेक करोगे। आपको मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पर रखना होगा और आपको इस तरीके से दोनों प्रोब को एक एक करके टच करके देखना होगा। अगर आपको बीप साउंड देखने को मिले बहुत ही लंबे समय तक, तो मतलब वो ख़राब है। यहाँ पे देखिए कुछ समय ये चला, बीप साउंड आया, उसके बाद ये बंद हो गया। अब हम दूसरे साइड से देखेंगे
यहाँ पर भी कुछ समय चला फिर बंद हो गया, मतलब ये सही है। लेकिन अगर हमारा ये ख़राब रहेगा तो हमारा यहाँ पे देखिए वो लंबे समय तक मतलब ये ऑफ ही नहीं होगा, ये बीप साउंड आपको देता ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से आपको बीप साउंड मिले तो आपको समझ लेना होगा कि हमारा कंपोनेंट्स खराब हो चुका है, इसके जगह पे आप नया वाला लगाना है। आप बारी आते हैं कि हमारा इसके अंदर जो लगा हुआ है अगर सेम नंबर का डायोड ना मिले तो उस जगह पे हम किस नंबर का डायोड को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो डायोड लगा हुआ है ये 5150 का शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है, तो इसके जगह पे आप लगा सकते हो 5200 का डायोड। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है दोस्तों ये 5 एम्पियर का डायोड है, लेकिन इसके जगह पे आप 5200 लगा सकते हो। वो क्या होता है कि वो भी 5 एम्पियर का ही डायोड है, लेकिन उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर आपको ये नंबर का डायोड मार्केट से ना मिले या 5200 नंबर का डायोड ना मिले तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो। आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस करने का लिंक जो है आपको मिल जाएंगे, अभी बहुत ही अवेलेबल है, चाहे तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि हमारा ऑनलाइन स्टोर से परचेस करने का तरीका कौन कौन सा है, तो आप जाके वहाँ पे ले सकते हो। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस हमारे इस पावर सप्लाई रिपेयरिंग का। चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट में कि आखिर हमारा पावर सप्लाई सेक्शन काम कैसे करता है, जिसके बाद आपको जो है बहुत ही अच्छे से और भी पता चलेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस पावर सप्लाई को यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं आपको डायग्राम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर एक पावर सप्लाई काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी एसी सिग्नल इनपुट करता हूँ पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर, तो वो एसी सिग्नल का जो टाइपिंग होता है, जो सिग्नल होता है वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारा एसी सिग्नल इनपुट करा, इस तरीके से हमारा इनपुट होता है। और जब हमारा ये एसी सिग्नल यहाँ पे इनपुट करता हूँ, ये जो EMI फिल्टर EMC फिल्टर है, इस फिल्टर से होते हुए ये जो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर क्या करता है कि तो ये जो सिग्नल है दोस्तों ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। और इस हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्या यूज किया जाता है, एक रेक्टिफायर यूज किया जाता है जो कि फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है। वो क्या करता है कि इस सिग्नल को ऐसा कर देता है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसको रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से हो जाती है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे क्योंकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है तो इसलिए हमारा जो नेगेटिव का जो भी सिग्नल था उसको भी हमारा पॉजिटिव के अंदर आ गया। लेकिन ये जो सिग्नल है प्योर डीसी सिग्नल नहीं है, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया जाता है। क्योंकि हमारा हाई वोल्टेज होता है इसलिए हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे देखिए 500 वोल्ट का लगा होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो 300 से 350 वोल्टेज के आसपास से होता है। तो ये जो हाई वोल्टेज ऐसे सिग्नल है जो कि पल्सेटिंग डीसी इसको बोला जाता है, पल्सेटिंग डीसी को पीओ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस टाइप से होता है। यहाँ पर भी कुछ जो रिपल्स हो रहता है दोस्तों कि पीओ डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है, कि इस तरीके से होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि इसको हमारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कराया जाता है। यहाँ पे जो पावर ट्रांजिस्टर और पावर मॉसफेट लगा होता है और उसके साथ ही साथ ये जो हमारा PWM IC लगाया जाता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो सिग्नल है इस सिग्नल को पल्स की तरफ से मतलब इसके अंदर से इस तरीके से कराया जाता है, ऐसे करके इसको कन्वर्ट कराया जाता है सिग्नल को। इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों ये अलग अलग होता है। ये अभी ये देख सकते हो ये जो थिकनेस है ये कभी मोटा हो जाती है कभी पतला हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग लोड के अकॉर्डिंग ये होता है। लोड के अंदर जो भी हमारा पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग इस PWM IC के जरिए इस सिग्नल को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो ये जो हमारा सिग्नल है ये तो हाई वोल्टेज में होता है या हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। तो इसको लो फ्रीक्वेंसी या लो वोल्टेज में करने के लिए क्या होता है कि एक चॉपर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। चॉपर ट्रांसफार्मर को तो इस्तेमाल किया ही जाता है, इसको AC में कन्वर्ट करा जाता है, इसको इस तरीके से कर दिया जाता है, इस तरीके से कर दिया जाता है इस सिग्नल को इस तरीके से। अब क्या करता है कि यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट की डायोड होता है कि दोस्तों ये शॉर्ट की डायोड क्या करता है, ये जो माइनस का हमारा सिग्नल या वोल्टेज है इसको रिमूव कर देता है। उसके बाद हमारा सिग्नल हो जाती है कुछ इस प्रकार का, ये हमारा हाई वोल्टेज में होता है और अभी हमारा हो गया लो वोल्टेज के, यानी कि ये हमारा वोल्टेज कम हो गया। हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें लोड पे कितना वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर 13 वोल्ट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके इस तरीके से कर दिया गया। और इस तरीके से करने के बाद अब हमारा इस टाइप का वोल्टेज हो गया। यहाँ पे हमारा एनालॉग सिग्नल था और यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नल है। और इस डिजिटल सिग्नल को PODC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे
कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आउटपुट में हमें इस तरीके से प्योर डीसी सिग्नल देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा ये टोटली ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि ये हमारा ये सिग्नल और ये जो सारी चीज़ दोस्तों, ये अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास एक डीएसओ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डीएसओ के अलावा इसको ये जो सिग्नल है आप मतलब इस मल्टीमीटर से आप चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिग्नल्स होते हैं और सिग्नल्स को मेजरमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है डिजिटल ऑसिलोस्कोप की। अगर आपके पास डिजिटल ऑसिलोस्कोप फीचर्स वाला मल्टीमीटर है तो उसके जरिए आप मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर इस तरीके का मल्टीमीटर है तो इसके जरिए आप ये सिग्नल को मतलब देख नहीं सकते हो, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो डिजिटल सिग्नल है दोस्तों, इस सिग्नल को अगर आप चेक करना है तो आपके पास डीएसओ होना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने का जो तरीका है आप लोगों को पता चला है, और आपको ये भी पता चला है कि हमारे इस पावर सप्लाई के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स ख़राब होने से किस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ये भी पता चला है कि हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें पावर सप्लाई को चेक करना होता है, और आपको ये भी पता चला है कि हमारे पावर सप्लाई के अंदर जो भी आईसी लगे होते हैं वो सेम नंबर का अगर आईसी ना मिले तो उसके अकॉर्डिंग हम किस टाइप का आईसी को लगा सकता हूँ, या किस टाइप का मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, किस किस नंबर का भी लगा सकते हो, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको किसी दूसरे वीडियो को अंदर देखने को जानने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स, जो कि आपको सारी चीज़ें पता चल गया होगा। इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जो कि होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर, कि एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको अगर ख़राब हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम किस किस टाइप का कंपोनेंट्स उसके अंदर लगा सकते हैं। सारी जानकारी आपको अगले आने वाले वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और वो वीडियो दोस्तों 1 घंटे के होंगे। 1 घंटे के वीडियो के अंदर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर A to Z जानकारी मिलेंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन सा होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसका वैल्यू किस टाइप का होता है, सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको मिलेंगे, क्योंकि सारे चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ही सब कुछ बनाया जाता है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया गया है सारे के सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप यहाँ पे लीजिए फ्यूज ले लीजिए, आप एमओबी ले लीजिए, कैपेसिटर लीजिए, आप कॉयल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डायोड लीजिए, रजिस्टर लीजिए, सारे जो चीज़ें वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आईसी होता है दोस्तों, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, जो कि वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, और उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। अगर बहुत सारे प्यार हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वीडियो के अंदर मिलेंगे तब भी, क्योंकि एक घंटे का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी वो वीडियो डालूंगा ताकि आपको जल्दी से वो वीडियो देखने को मिले, ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पावर सप्लाई को मैं अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा पावर सप्लाई सही से काम कर रहा है कि नहीं। हम उसका फुटेज भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने ये जो रिपेयर करा हूँ उस पावर सप्लाई को वो 100% और सही सलामत काम कर रहा है। तो इस वीडियो को अपने सारे जगहों पे फैला दीजिए टॉर्नेडो की तरह, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए उससे ऑल द बेस्ट।